स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। They say life is a race, but there are those to whom life is a sport. A sport that isn't just about winning, but about the pursuit of excellence. Introducing the Honda City Sport. Life is a sport. आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज विद शांति पॉडकास्ट में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अंधेरीवाड़ी के जंगल में रहने वाले खतरनाक जीव वन राक्षस ने लखन को अपना शिकार बनाना चाहा था। लखन गांव के बुजुर्गों की मदद से वन राक्षस को शांत करने का एक खतरनाक अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो गया। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि ये अनुष्ठान कैसा था और क्या लखन इसे पूरा कर पाया। जंगल की गहराइयों में छिपी हुई बुरी शक्तियां उसका इंतजार कर रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने लखन को बताया कि वन राक्षस को शांत करने के लिए एक खास रात को जंगल के बीचों बीच एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। ये रात अमावस्या की रात होती है, जब चांद की रोशनी जंगल को पूरी तरह से अंधकार में डुबो देती है। उस खास रात के लिए लखन ने सारी तैयारियां कर लीं। गांव के बुजुर्गों ने उसे पूजा की सामग्री दी थी, जिसमें काले कपड़े, नारियल, कच्चा चावल, सिंदूर और कुछ खास जड़ी बूटियां शामिल थीं। अमावस्या की रात आई। आसमान पर एक भी तारा नहीं चमक रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, मानो प्रकृति खुद इस अनुष्ठान को देखने से डर रही हो। लखन पूजा की सामग्री लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ लखन का दिल धक धक कर रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कभी कभार किसी अदृश्य जीव की सरसराहट तोड़ देती थी। लखन को वो रास्ता याद था, जहाँ उसे वो खूंखार सिर मिला था। उस रास्ते पर चलते हुए उसे वो भयानक रात याद आ गई, जब वन राक्षस उसके झोंपड़े पर आया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन लखन के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, वही पेड़ जिसके नीचे उसे सिर मिला था। गांव के बुजुर्गों ने उसे यहीं पर अनुष्ठान करने के लिए कहा था। लखन ने ज़मीन पर एक काला कपड़ा बिछाया और उस पर पूजा की सामग्री रख दी। उसने सिंदूर से एक खास चिन्ह बनाया, जैसा गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया था। फिर उसने धीरे धीरे करके कच्चा चावल और जड़ी बूटियों को उस चिन्ह पर चढ़ाना शुरू किया। हर बार जब वो कोई चीज़ चढ़ाता तो जंगल की गहराइयों से अजीब सी आवाज़ें आतीं, मानो कोई उसे रोक रहा हो। लखन घबरा जाता, लेकिन वो खुद को हिम्मत देता और फिर से अनुष्ठान जारी रखता। आखिर में उसने नारियल को ज़मीन पर पटक दिया। नारियल टूट गया और उसमें से सफ़ेद दूध बाहर निकल आया। उसी पल जंगल में हलचल मच गई। पेड़ों की पत्तियां हवा में तेज़ी से सरसराने लगीं और शाखाएं आपस में टकराने लगीं। अचानक एक ज़ोर की दहाड़ जंगल को गूंजायमान कर दिया। ज़मीन कांपने लगी और लखन अपने पैरों पर से खड़ा नहीं हो पाया। उसने ऊपर देखा। एक विशालकाय आकृति पेड़ों के ऊपर से निकल रही थी। ये वन राक्षस था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका मुंह इतना चौड़ा था कि उसमें एक पूरा इंसान समा सकता था। लखन के मुंह से चीख निकल ही नहीं पा रही थी। वो सिर्फ वन राक्षस को घूरता रहा, जो अब पूरी तरह से जंगल के ऊपर छा गया था। वन राक्षस लखन की तरफ गरजा। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लखन के कानों में दर्द होने लगा। लखन को लगा उसकी कान की पट्टी फट जाएगी। फिर वन राक्षस ने
धीरे धीरे अपना विशाल शरीर नीचे लाना शुरू किया। उसके शरीर पर खुरदरे बाल उगे हुए थे और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वो ज़मीन को छू रहे थे। लखन जानता था कि उसकी मौत अब निश्चित है। वो अपनी आंखें बंद करके वन राक्षस के हमले का इंतज़ार करने लगा, लेकिन तभी उसे गांव के बुजुर्गों की बात याद आई। उन्होंने बताया था कि अनुष्ठान के दौरान अगर वन राक्षस सामने आए तो लखन को उससे डरना नहीं चाहिए। उसे पूरी हिम्मत के साथ वन राक्षस को वो किताब दिखानी चाहिए जिस किताब को पढ़कर उसने गलती से वन राक्षस को परेशान किया था। लखन ने अपनी आंखें खोलीं और वन राक्षस के खौफनाक चेहरे को देखा। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से वो किताब निकाली और उसे वन राक्षस के सामने ऊपर उठा दिया। कुछ देर के लिए कुछ नहीं हुआ। वन राक्षस लखन को घूरता रहा और लखन किताब को ऊपर उठाए हुए खड़ा रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी लखन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। वन राक्षस की आंखों से गुस्सा कम होता हुआ दिखाई दिया। उसकी भयंकर आवाज़ अब एक कमज़ोर सी गुर्राहट में बदल गई। वन राक्षस ने धीरे धीरे अपना शरीर ऊपर उठाना शुरू किया और वापस पेड़ों के बीच में चला गया। कुछ ही पलों में वो विशालकाया आकृति जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। लखन जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था। लखन ने हिम्मत जुटाई और दोबारा से खड़ा हुआ। उसने देखा कि नारियल का दूध जमीन पर सफेद रंग का एक तांत्रिक चिन्ह बना चुका था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया था कि अगर वन राक्षस शांत हो गया हो तो ये चिन्ह गायब हो जाएगा। लखन ने चिन्ह को ध्यान से देखा। चिन्ह अभी भी वहीं था। इसका मतलब था कि वन राक्षस पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। लखन घबरा गया। क्या उसे इस खतरनाक अनुष्ठान को दोबारा करना पड़ेगा? लेकिन तभी एक अजीब सी घटना घटी। चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा। पहले तो उसकी रोशनी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी तेज हो गई कि जंगल का एक हिस्सा रोशन हो गया। लखन ने आश्चर्य से देखा कि चमकते हुए चिन्ह के बीच में एक आकृति बन रही थी। ये एक इंसानी आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक आकृति ने लखन से बात की। उसकी आवाज़ हवा में गूंज रही थी, मानो हवा खुद उससे बात कर रही हो। आवाज़ ने लखन को धन्यवाद दिया कि उसने वन राक्षस को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही आवाज़ ने लखन को चेतावनी भी दी। वन राक्षस को पूरी तरह से शांत करने के लिए अभी एक और चीज़ बाकी है। आवाज़ गूंजी, तुम्हें उसे वो चीज़ वापस करनी होगी जो तुमने उससे ली है। लखन चौंक गया। उसने वन राक्षस से कुछ नहीं लिया था, फिर वो उसे क्या वापस करे? तुमने अनजाने में उसका कुछ खो दिया है, आवाज़ ने समझाया। कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो अंधेरे में भटक रहा है और गुस्से से भर गया है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। लेकिन वो क्या है? लखन ने घबराते हुए पूछा। आवाज़ कुछ जवाब देने से पहले ही मंद पड़ गई, फिर पूरी तरह से खामोश हो गई। लखन जंगल में अकेला खड़ा था। उसके दिमाग में सवालों का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने वन राक्षस का क्या खो दिया था? वो उसे कैसे ढूंढ सकता था? और क्या वो वाकई इसे ढूंढ पाएगा? अचानक लखन को वो किताब याद आई। उसे लगा शायद इसी किताब में उस गुमशुदा चीज़ का कोई सुराग मिल सकता है। उसने किताब को खोला और पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर अजीब से निशान और प्राचीन भाषा में लिखे हुए मंत्र थे। लखन को ये भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक खास पन्ने पर पड़ी। पन्ने पर एक खूबसूरत महिला की तस्वीर बनी हुई थी। महिला के चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ने के नीचे कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। लखन को ये भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसे लगा वो इसे समझ सकता है। उसने वो लिखा हुआ पढ़ा।
ये एक कहानी थी, एक वन राक्षस और उसकी पत्नी की कहानी। कहानी के अनुसार वन राक्षस की पत्नी एक इंसान थी जिसे किसी तांत्रिक ने उससे छीन लिया था। लखन का खून जम गया। वो समझ गया था उसने अनजाने में उस तांत्रिक क्रिया को करके वन राक्षस की पत्नी को उससे दूर कर दिया था। अब उसे समझ में आया कि वन राक्षस इतना गुस्से में क्यों था। वो अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था, लेकिन लखन उस महिला को कैसे ढूंढ सकता था? वो सालों पहले किसी तांत्रिक द्वारा चुराई गई थी। क्या वो उसे वापस ला पाएगा? लखन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने आकाश की तरफ देखा। रात अब खत्म हो रही थी और पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। लखन जानता था कि उसे जल्द ही कोई फैसला लेना है। या तो वो इस गांव को छोड़कर कहीं और चला जाए या फिर वन राक्षस की पत्नी को ढूंढने की कोशिश करे। लखन ने जंगल की तरफ देखा। पेड़ों के बीच से निकलती हुई सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। लखन ने फैसला कर लिया, वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। वो वन राक्षस की पत्नी को ढूंढने की कोशिश करेगा, भले ही उसे इसके लिए कितना भी खतरा उठाना पड़े। क्या लखन उस गुमशुदा महिला को ढूंढ पाएगा? क्या वो वन राक्षस को शांत कर पाएगा और अंधेरी वाड़ी में शांति ला पाएगा? जवाब जानने के लिए सुनिए हॉरर स्टोरीज विद शांति पॉडकास्ट का अगला एपिसोड। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।